Hello friends, welcome to my channel. I am Poonam Dua. Today with me you are going to cover some very beautiful concepts given by Homi Bhabha, the greatest critic. We will talk about post-colonialism. This video is going to be very helpful for MEG 05 IGNOU students and everyone basically whomsoever is preparing for any literary exam, be it subjective, be it objective. सबसे पहले तो पेन एंड पेपर लेकर आइए, सब कुछ नोट करिए। जब आप हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे किसी भी चीज़ के तो आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किसी भी तरीके के एग्जाम में बहुत ही बेनिफिशियल होगा। पहले डेफिनेशन समझते हैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म की। मान लीजिए कि यू वर इन इंडियन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1930s एंड 40s और आपके ऊपर ब्रिटिश ने राज किया। क्या क्या एक्सपीरियंस रहा आपका उस ड्यूरेशन में? तो उस ड्यूरेशन को जब आप पेन डाउन करेंगे, अपने सारे एक्सपीरियंसेस को पेन डाउन करेंगे तो आपको आपकी जो भी राइटिंग बाहर आएगी उसको पोस्ट कॉलोनियलिस्ट राइटिंग की कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो आर्ट एंड कल्चर किसी भी कंट्री पर, किसी भी पर्सन पर, किसी भी कंट्री के इवन पॉलिटिक्स पर क्या क्या असर हुआ कॉलोनियलिज्म का, वो सब कुछ आता है पोस्ट कॉलोनियलिज्म के अंदर। क्वीन विक्टोरिया ने बहुत राज किया है इंडिया पर। पोस्ट colonialism involves a studied engagement with the experience of colonialism and its past and present. Right? जो भी एक्सपीरियंस हुआ, पास्ट में कैसा एक्सपीरियंस था और प्रेजेंट में भी उस एक्सपीरियंस का क्या आफ्टर इफेक्ट आ रहा है. राइट? टुडे all of us, I think, whomsoever is watching the video, they are in some or the other way involved with English or English literature at least. Right? तो आप इंग्लिश को, उस लैंग्वेज को अभी भी पढ़ रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, एकेडमिक लेवल पर, पर्सनल लेवल पर यूज़ हो रहा है लैंग्वेज का, वो भी तो एक कॉलोनियलिज्म इम्पैक्ट है। नहीं होता तो शायद कोई और लैंग्वेज होती हमारी जिसको कि हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते। पूरे वर्ल्ड पर ब्रिटेन ने, इंग्लिश पीपल ने राज किया लगभग पूरे वर्ल्ड पर, एंड दैट इज़ द रीज़न कि पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश लैंग्वेज को ही एक ग्लोबलाइज्ड लैंग्वेज माना जाता है, बहुत रिस्पेक्ट की जाती है फ्रॉम कॉर्पोरेटिव एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इंग्लिश लैंग्वेज की। वो भी पूरे वर्ल्ड पर एक कॉलोनियलिज्म इम्पैक्ट ही है। आप जानते हैं अपने राइटर को, होमी के भाभा बहुत ही पॉपुलर इंडियन ब्रिटिश स्कॉलर हैं, क्रिटिकल थियरिस्ट हैं। बॉर्न 1 November 1949, हिज बर्थडे इज अप्रोचिंग सून एंड ही इज अराउंड 73 years. If you will read post-colonial theory, you will read specifically these three writers: गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक, एडवर्ड डब्ल्यू सईद, होमी के भाभा। इन तीनों ही राइटर्स के वीडियोस हैं मेरे पास। होमी के भाभा का वीडियो तो आप आज देख रहे हैं। आई टू हैव द वीडियोस ऑफ रेस्ट ऑफ द 2 राइटर्स एज वेल। आप लोग यूट्यूब में इन राइटर्स के नाम और मेरा नाम अगर सर्च बॉक्स में डालेंगे तो यू विल ईजिली बी एबल टू find the videos, the related videos. होमी भाभा की हम लोग 4 कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे आज: हाइब्रिडिटी, एम्बिवेलेंस, कल्चरल डिफरेंस एंड मिमिक्री। इन चारों कॉन्सेप्ट्स को, हाइब्रिडिटी, एम्बिवेलेंस, कल्चरल डिफरेंस, मिमिक्री, अच्छे से देखिए, समझिए, एग्जाम्पल्स के साथ लिखिए हर चीज़ को। जब आप एग्जाम्पल के साथ हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे ना तो आपको दोबारा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आपके दिमाग में बिल्कुल कॉन्क्रीट लेवल पर फिक्स हो जाएंगे ये सारे कॉन्सेप्ट्स। एक बार ये बात मानकर देखिए, यू विल बी बेनिफिटेड। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हैंड रिटन नोट्स बनाने से आपको पर्सनली कितना बेनिफिट हुआ। पोस्ट कॉलोनियलिज्म तो आपकी समझ में आ गया है। अब पोस्ट कॉलोनियलिज्म के अंदर उन्होंने कुछ इम्पैक्ट्स लिखे कि जब भी पोस्ट कॉलोनियलिज्म का पीरियड होता है या कोई भी कंट्री, कोई भी प्लेस कॉलोनाइज्ड होता है तो कुछ इम्पैक्ट्स आते हैं। उन इम्पैक्ट्स की वो बात करें। वन इम्पैक्ट इज हाइब्रिडिटी। हाइब्रिडिटी क्या होता है डिटेल में पढ़ेंगे। अभी देखते हैं कि कौन सी बुक में उनके कॉन्सेप्ट थे। द लोकेशन ऑफ कल्चर 1994। तो बुक का नाम, बुक का ईयर, ये सब कुछ याद रखिए। एंड हाइब्रिडिटी ही हैज सेड इज अ कॉलोनियलिज्म आउटकम। ये कौन सी ब्रीड है? एज यूज्ड इन horticulture, you must have heard, as used in horticulture, the term hybridity refers to the cross breeding of 2 species by designing or by grafting the cross pollination to form a third hybrid species.
जो यहाँ पर आपको थर्ड हाइब्रिड स्पीशीज नजर आ रही है उसको आप लाइगर कह सकते हैं, कंबाइनिंग टाइगर एंड लॉयन। तो यही होता है कॉलोनाइजेशन के बाद हुई हाइब्रिडिटी में। कॉलोनाइजर कॉलोनाइज्ड इनके बीच में एक रिलेशनशिप बनता है, दोनों एक दूसरे के एट्रीब्यूट्स को एक्वायर करते हैं और कुछ मर्जिंग एंड मिक्सिंग हो जाती है जिसको हम हाइब्रिडिटी कह सकते हैं। द टर्म has been most recently associated with the work of होमी के भाभा, जिनको हम पढ़ रहे हैं, जिनका ये एनालिसिस है कि जब कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड आपस में मिलते हैं तो एक म्यूचुअल कंस्ट्रक्शन होता है, इंटरडिपेंडेंस होती है दोनों की। जैसे मैंने अभी आपको हाइब्रिडाइजेशन बताया साइंटिफिक वे में लाइगर का एग्जाम्पल देकर, उसी तरीके से हमारा ये कॉलोनाइजेशन कॉलोनाइज्ड का रिलेशनशिप भी है। So similar to that scientific concept, Bhabha's theory refers to the emergence of a new mixed identities as a result of intermingling of different cultures. दो कल्चर्स आपस में टकराएंगे तो कुछ ना कुछ तो आदान प्रदान होगा, राइट? कुछ ना कुछ तो एक्सचेंज होगा। The process of hybridization can occur when two or more cultures operate in close proximity. देखिए कितने सालों तक ब्रिटिशर्स इंडिया में रहे, इंडिया के लोगों का कल्चर उन्होंने जाना, हम लोगों ने उनके कल्चर को जाना, क्रिश्चियनिटी को अपनाया कुछ लोगों ने, एंड देयर वर मेनी ब्रिटिशर्स हु इवन लर्नड हिंदी लैंग्वेज, हम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी, वो सब कुछ हाइब्रिडिटी की कैटेगरी में आएगा। A famous scene from the movie Lagan when this Captain Russell, the captain from English regiment, says to Bhuvan, "Dugna Lagan dena padega." Then it is a hybridity. He learnt Hindi. He was a British person, but somehow to get accommodated with Indian people, he had to learn few basic words, and that is an example of hybridity. It was proposed primarily within the colonial framework. It has since been adopted by cultural theorists and sociologists to discuss several issues such as migration, globalization. So initially it was only colonizer relationship, but आजकल और भी context में migration और globalization के contexts में भी hybridity को use किया जाता है when someone gets migrated to some other country. For example, a British person coming to India, an Indian going and being accommodated in British culture. तो उनकी कल्चर को अडॉप्ट करना, उनके कल्चर के हिसाब से कुछ सेलिब्रेशंस करना, लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स को सीखना, वो भी अपने आप में एक हाइब्रिडिटी है। At times, hybridity is contentious and disruptive, but it is inevitable. बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में होती है हाइब्रिडिटी। सोशल कॉन्टेक्स्ट में जब हम भी किसी ऐसे पर्सन से मिलते हैं जिसकी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स हमसे डिफरेंट होती हैं, वी बिकम फ्रेंड विद दैट पर्सन और कहीं ना कहीं हाइब्रिडिटी होनी शुरू हो जाती है। हम कुछ सिखाते हैं उस पर्सन को, वो पर्सन हमें कुछ सिखाता है, वी ट्राई टू गेट अकोमोडेटेड विद देयर लाइकिंग्स देयर डिसलाइकिंग्स। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं एज एन इम्पैक्ट ऑफ द पीपल वी मीट। सो पॉलिटिकल चेंजेस, लिंग्विस्टिक चेंजेस, रिलीजियस चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस जब आते हैं चाहे इंडिविजुअल लेवल पर चाहे सोशल लेवल पर, दैट इज हाइब्रिडिटी। आई होप पैसेज टू इंडिया बाय E.M. Forster आप सबने पढ़ी है। दैट वॉज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिडिटी। सी हाउ मिसेस मूर इज very respectful towards Indian religion and she entered in a mosque taking off her shoe already. So she knew about the culture. एंड डॉक्टर अजीज़ भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश कल्चर से बहुत इम्प्रेस्ड हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं उनके ड्रेसिंग सेंस को, ड्रेसिंग स्टाइल को, तो वो भी अपने आप में एक हाइब्रिडिटी है। सो हाइब्रिडिटी simply refers to the mixture of Eastern and Western culture within the contact zone produced by colonization or simply cross cultural exchange. जरूरी नहीं है कि आजकल के टाइम में colonization की वजह से ही हाइब्रिडिटी हो, किसी भी तरीके का कल्चरल एक्सचेंज अपने आप में एक हाइब्रिडिटी है। एक और आइडिया दिया गया था बाय भाभा, दैट इज एम्बिवेलेंस। The idea of ambivalence sees culture as consisting of opposing perceptions. हाइब्रिडिटी तो हो गया कि मिक्स्ड हो गए, उनके साथ मर्ज हो गए, ठीक है, हमने उनका कल्चर अडॉप्ट किया, उन्होंने हमारा, लेकिन उसके साथ ही साथ एक फीलिंग रहती है कि दिस इज माइन एंड दैट इज योर्स। तो ये फील बेसिकली ऑपोजिट फील का रहना, दैट इज एम्बिवेलेंस।
Bhabha claims that this ambivalence, this duality that presents a split in the identity of the colonized others, allow for beings who are a hybrid of their own culture identity and the colonizers cultural identity. एक awareness रहना, दिमाग में consciousness रहना कि this is mine and that is yours. इंडिया में हम बहुत बार बोलते हैं ना कि इंडियन ड्रेस लेनी है किसी फंक्शन के लिए या वेस्टर्न ड्रेस लेनी है, राइट? तो कहीं ना कहीं आज भी वो दिमाग में है कि समथिंग इंडियन ड्रेस इज और कल्चरल एंड एथनिक ड्रेसिंग सेंस, और वेस्टर्न ड्रेस स्टाइल वो जो कि हमें ब्रिटिशर्स ने या फॉरेनर्स ने प्रोवाइड किया. तो दैट इज द फीलिंग ऑफ एम्बीवेलेंस. हम हाइब्रिड हो गए, राइट? हमने उनके कल्चर को अडॉप्ट कर लिया है. हम बड़े आराम से कंफर्टेबल होकर वेस्टर्न ड्रेसेस में, टी शर्ट्स, लेगिंग्स में घूमते हैं, लेकिन एक एहसास होना, एक फील होना कि दिस इज नॉट और बेसिक कल्चर, ये इंडिया का कल्चर नहीं था, ये हमने अडॉप्ट किया है. वो फील जब आपके साथ रहता है, दैट इज एम्बीवेलेंस. देखिए, एक फील होता है कॉलोनाइजर्स में, जनरल स्टीरियोटिपिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मैं बात कर रही हूँ. ऑल्दो आई ऑलवेज से कि ऑल द फिंगर्स कैन नॉट बी अलाइक. कुछ बहुत ही अच्छे ब्रिटिशर्स भी रहा करते होंगे जो कि इंडियंस को और इंडियंस की फीलिंग को रिस्पेक्ट करते होंगे, बट एक जनरल नोशन था कि कॉलोनाइजर्स हमें इन्फीरियर ही समझते थे. तो हमें इन्फीरियर का फील देना, बार बार ये बताना कि तुम लोग असभ्य हो, तुम लोग अनपढ़ हो, वी आर हियर टू एजुकेट यू, वी आर हियर टू सिविलाइज यू. तो ये फील हमें बार बार जब तक दिया जाता रहेगा, वो एम्बीवेलेंस की फील तो हमें आएगी ही आएगी. तो हाइब्रिडिटी हो जाती है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन जब तक मिलजुल कर रहते हैं साथ प्यार से, तब तक वो ब्लेसिंग है. लेकिन वो हाइब्रिडिटी एट द कॉस्ट ऑफ showing you over and again that you are inferior, then it turns into a curse. Ambivalence is basically to have a continuous feel of you and I and you. The term ambivalence basically refers to a mental, social, cultural or behavioral state of people that I am different from you. Next is mimicry. डिक्शनरी मीनिंग क्या है मिमिक्री का? हमने बहुत से मिमिक्री आर्टिस्ट्स देखे हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट्स की नकल करते हैं, सो कॉल्ड स्मॉल टाइम एक्टर्स, और उसी वजह से पॉपुलर हो जाते हैं. तो मिमिक्री इज बेसिकली कि यू आर ट्राइंग टू इमिटेट समबडी हुम यू कंसिडर टू बी सुपीरियर. हमने देखा है हमेशा जॉनी लीवर को अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करते हुए, क्योंकि अमिताभ बच्चन अपने आप में एक आइडियल फिगर हैं इंडियन सिनेमा के लिए. ऑल्दो जॉनी लीवर इज ऑल्सो अ वेरी गुड एक्टर, लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि कोई बहुत बड़ा एक्टर किसी सो कॉल स्मॉल टाइम एक्टर की नकल कर रहा है. तो मिमिक्री का अपने आप में ही मतलब क्या हुआ? मिमिक्री यानी कि कॉपी उन्हीं लोगों की जाती है जिनको कि आप समझते हैं कि वो आपसे सुपीरियर हैं, राइट? सो यही है मिमिक्री का मतलब. कॉलोनाइजेशन में भी हम लोग कॉलोनाइजर्स को अपने से सुपीरियर समझते थे, और इसी वजह से आज हम लोग, लुक एट योर सेल्फ, हम में से लगभग सभी लोग वेस्टर्न अटायर में हैं एट प्रेजेंट. लेकिन कोई भी ब्रिटिशर एट प्रेजेंट जस्ट लाइक दैट अपने घर में साड़ी, सलवार सूट या धोती कुर्ता पहनकर नहीं बैठे होंगे. क्यों? क्योंकि हमने उनको कॉपी किया, उन्होंने हमें कॉपी करना और हमें आइडल वर्शिप करना ज़रूरी नहीं समझा, हमने मिमिक्री की, राइट? अब देखते हैं मिमिक्री की ऑफिशियल डेफिनेशन. द मीन्स बाय विच द कॉलोनाइज्ड अडैप्ट द कल्चर, लैंग्वेज, एजुकेशन, क्लोथिंग, इट कैन बी इवन एनीथिंग ऑफ द colonizer, but always in the process of changing it in important ways. जब भी हम कुछ भी उनका अडॉप्ट करते हैं, कुछ भी किसी भी वजह से, इवन चाहे वो स्कूलिंग सिस्टम हो, यूनिवर्सिटी सिस्टम हो, चाहे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही क्यों ना हो, किसी से इंस्पायर होकर बनाया गया है, तो दैट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ मिमिक्री. एंड मिमिक्री इज वेरी मच नेचुरल वेन एवर देयर इज अ कॉलोनाइजेशन. तो देखिए किस तरीके से हम कॉलोनाइजर्स के कस्टम, टेक्निक, लैंग्वेज अपनाते हैं. आज इंडिया में देखिए कितने सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं. इंडियन फेस्टिवल्स के साथ साथ वी डू सेलिब्रेट होल हार्टेडली क्रिसमस, थैंक्सगिविंग, इवन हेलोवीन इज गेटिंग पॉपुलर दीज डेज इन इंडिया, राइट? बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, और वैलेंटाइंस डे तो हमारा नेशनल फेस्टिवल है ही बहुत सालों से. इंडियन फेस्टिवल नहीं थे ओरिजिनली ये सब, लेकिन हम इनको सेलिब्रेट करते हैं टू
मिमिक द पीपल जिनको हम समझते हैं। इंडिया में एक टाइम पर समझा जाता था कि वो हमसे सुपीरियर हैं, इसलिए हमें उनके पूरे तौर तरीके और लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा, हम भी उनके जैसे बन जाएंगे। फ्रेंड्स फेनन के लिखे हुए एक और टेक्स्ट ब्लैक स्किन वाइट मास्क में मैंने मिमिक्री को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप लोग इस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए, क्योंकि मिमिक्री का कॉन्सेप्ट आपका काफ़ी क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखकर। यू कैन पुट दीज कीवर्ड्स ब्लैक स्किन वाइट मास्क एंड माई नेम एंड कैन ईजिली सर्च इट। Cultural difference, the next term that he defined, Homi Bhabha. Cultural difference, the process of expression of the culture as knowledgeable. राइट कि हमारा कल्चर बिल्कुल नॉलेजेबल है और हमारे कल्चर में बहुत कुछ है, हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत कुछ है। जैसे कि विवेकानंदा ने यूएसए में जाकर अपने कल्चर को, इंडियन रिलीजन को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट किया था दैट ऑल ऑफ देम बिकम अ फैन ऑफ इंडिया। राइट, सो कल्चरल डिफरेंस बेसिकली इसकी अपने कल्चर को इन्हांस करने के लिए अपने कल्चर को ऐसे एक्सप्रेस करना कि हमारा कल्चर बहुत नॉलेजेबल है, बहुत ही अथॉरिटेटिव है, बहुत ही एडिक्वेट है कि हम अपने कल्चर के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो भाभा ने क्या बताया कल्चरल डिफरेंस का मतलब, कि कल्चरल डिफरेंस कोई अथॉरिटी नहीं है कि हमने फिक्स कर दिया कि इसके बियॉन्ड कुछ नहीं हो सकता। कल्चरल डिफरेंस इज जस्ट टू टेक प्राइड इन योर ओन कल्चर और ऐसा फील नहीं करना कि इट इज अनचेंजिंग। राइट, कुछ ऐसी चीजें, कुछ पॉजिटिविटीज अगर हमें मिलती हैं तो वी कैन चेंज इट, बट वी शुड गिव रिस्पेक्ट टू आवर कल्चर और अपने कल्चर को एक नॉलेजेबल एंटिटी की तरह ट्रीट करना। फॉर भाभा द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल डिफरेंस इज लिंक्ड विद द रैडिकल एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस की फीलिंग तो रहेगी यहाँ पर भी अंडर द कॉलोनियल डिस्कोर्स। क्या कंटेंशन था भाभा का? हिज कंटेंशन इज दैट द डिफरेंस ऑफ कल्चर कैन नॉट बी अकोमोडेटेड विद इन अ यूनिवर्सलिस्ट फ्रेमवर्क। राइट, कि दो तीन तरीके के कल्चर्स को एक जगह पर अकोमोडेट नहीं किया जा सकता क्योंकि सबके अपने अपने परसेप्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ एनी रिलीजन। एक रिलीजन कहता है कि आइडल वर्शिप नहीं करनी चाहिए और एक कहता है कि आइडल वर्शिप करनी चाहिए, मूर्ति पूजन करना चाहिए, तो उन दोनों में फ्रिक्शंस हो सकते हैं। तो कल्चरल डिफरेंस यूरोसेंट्रिक नहीं है, यानी कि सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज अपने बारे में कहें कि हमारा कल्चर बेस्ट है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो क्या कहते हैं भाभा, एक बार फिर से देख लेते हैं। उनका जो कंटेंशन था दैट इज दैट द डिफरेंस ऑफ कल्चर कैन नॉट बी अकोमोडेटेड विद इन अ यूनिवर्सलिस्ट फ्रेमवर्क। कल्चर को लेकर हम कभी भी कि सब कुछ यूनिवर्सल है एंड दिस थिंग शुड बी डन बाय एवरीवन, दैट कैन नॉट बी possible. That assumes all differences can be acknowledged within an existing Eurocentric context. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कल्चर के लिए हम लोग यूरोसेंट्रिक नहीं हो सकते। तो कल्चर को लेकर सभी की एक स्टीरियोटिपिकल मेंटालिटी है एंड दिस मेंटालिटी इज समथिंग विच क्रिएट्स एन आइडेंटिटी। राइट, कल्चर को लेकर सब लोग ऐसा मानते हैं कि हमारा कल्चर हमारी आइडेंटिटी है। It stems as much from the mastery and pleasure as it takes from anxiety and defense of the dominant. कल्चर को लेकर भी बहुत बार बहुत सारे कल्चर्स, रिलीजन्स एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहते हैं। तो जब भी कल्चर से रिलेटेड फाइट्स होती हैं, कल्चर से रिलेटेड प्राउड फील होता है, कल्चर से रिलेटेड आइडेंटिटी फील होती है, दैट इज कल्चरल डिफरेंस। For it is a form of multiple and contradictory beliefs in its recognition of difference and disapproval of it. Right? तो कल्चर को लेकर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, मेरे या किसी भी और के, कि दिस इज माई कल्चर, दैट इज कल्चरल डिफरेंस. So the cultures are different in the whole world and will always remain so. The matter of the fact is how much we respect the other culture. आई नो लिटरेरी क्रिटिसिज्म थोड़ा सा टफ टॉपिक लगता है सबको और थोड़ा सा टफ है भी, लेकिन आप लोग आसानी से कवर कर सकते हैं। मैंने 20 वीडियोस क्रिएट किए हैं। दिस इज द लिंक जहां पर आपको पता चल जाएगा कि इन 20 वीडियोस से आपको किस तरीके से बेनिफिट होने वाला है। 20 वीडियोस हैं, इनको आराम से देखिए। उसके लिए आपको चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। कैसे कर सकते हैं, एवरीथिंग हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड हियर। और हर ब्लॉग के वीडियोस हैं जिनसे कि आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है।
I hope all these concepts are clear now. You can join the live classes sessions also to cover every topic in detail for any literary subjective exam or objective any competitive exam too. You can click the link given in description to get connected to us for admission. Thanks for watching. Best of luck for exams, and please do not forget to share and subscribe the channel.